हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए डिस्क्रिप्शन में और भी चैप्टर जो हैं उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप चैप्टर को देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। ये जो चैप्टर है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक है, जो लास्ट जो चैप्टर है आपका वही है ना। पाठ का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा समय निकाल कर वीडियो को देखना है। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, है ना। देखिए सबसे पहले आपको पुस्तक में देखने के लिए मिलेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, और 4 में से एक छांटना है। देखिए अभी जो भी पॉइंट इसमें समझाने वाले होंगे तो मैं बीच बीच में समझाता जाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैव विविधता, तो जैव विविधता क्या है आप सुनिए कि एक ही जगह पर अलग अलग जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव वगैरह जो रहते हैं, इनमें जो विविधता होती है उसी को जैव विविधता कहा जा सकता है। देखिए अब आप देखते होंगे अपने चारों ओर पेड़, आप देखते हैं ना अपने चारों ओर, अगर नज़र घुमाएंगे तो पेड़ नहीं नजर आएंगे हमको, पेड़ है ना। वनस्पति को देख लेते हैं तो अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती है। ऐसा नहीं है कि नीम का पेड़ है तो सभी जगह नीम का पेड़ ही है ना। अलग कोई आम का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ है, कोई घास है, कोई अलग केले का पौधा है, कुछ अलग फूलों के पौधे हैं। तो इसी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है, याद रखना है ना। चारों ओर के पर्यावरण में जीव जंतु पेड़ पौधों में जो विविधता पाई जाती है उसे ही जैव विविधता कहा जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो भैया जो जैव विविधता का संरक्षण है वो सभी जीवधारी जो हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा है कि निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी हैं। असुरक्षित मतलब जिनको, जो सुरक्षित नहीं है, तो कि जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वही तो असुरक्षित प्रजातियां हैं, है ना। अगला है कि नेशनल पार्क और पशु विहार, मतलब सेंचुरीज और नेशनल पार्क, है ना, राष्ट्रीय उद्यान किसके उद्देश्य से बनाए गए। अब मनोरंजन तो उनका मेन उद्देश्य है नहीं है, पालतू जीवों के लिए और शिकारियों के लिए। इसका सही उत्तर है संरक्षण के लिए, यानी जीव जंतुओं के बचाव के लिए। वरना मानव तो इतना क्या मैं बताऊं, अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं को बिल्कुल नहीं छोड़े, है ना, उनका बचाव ना किया जा सके तो। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो भैया जैव विविधता समृद्ध, जहां पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है तो उष्ण कटिबंधीय समृद्ध जो है वो जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमारा सही आंसर है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय, जहां पर ठंडी ठंडी रहती है, तो वहां तो है नहीं है ज़्यादा जैव विविधता, बर्फ है ना, तो वहां एक ही प्रकार के अधिकतर जीव जंतु पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, अब ध्रुवीय क्षेत्र में तो बिल्कुल बर्फ जमी रहती है। और महासागरीय क्षेत्र, है ना, तो जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पर पाया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो भैया किस देश में, तो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब अगला मिलेगा आपको कि इनके जो हमें अर्थ है वो 30 शब्दों में देना है। तो समझ लेते हैं सबसे पहला कि जैव विविधता क्या है। देखिए जितना भी आपको समझ में आए उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। जरूरी नहीं है कि आप इसी के अनुसार चलें, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। सॉरी। देखिए जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता 2 शब्दों बायोडाइवर्सिटी के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता, इसीलिए इसको कहा गया है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनमें पाई जाने वाली विविधता, है ना, उनकी रूप रंग से वो सब अलग बनावट अलग होती है, उसी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं तथा उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए। इनका संबंध किस किस से है। पौधों के प्रकार, प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं तथा उनकी आनुवंशिकी के द्वारा निर्मित परितंत्र से। परितंत्र मतलब पर्यावरण, चारों ओर का तंत्र। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। अब इतना आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना ऊपर ऊपर का आपको क्लियर हो गया ना वो आप आराम से लिख सकते हैं। जैव विविधता सजीव संपदा है, यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। अब जैव विविधता ऐसी नहीं आती है ना, लाखों सालों में निरंतर हुए बदलाव के अंतर्गत ही जैव विविधता आती है। जैसे हम में आज हम बंदर से इंसान कैसे बन गए, लाखों सालों के किसमें बदलाव में, है ना।
अगला क्वेश्चन है दूसरा कि जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है। अब कौन कौन से स्तर होते हैं जैव विविधता की, तो भैया 3 स्तर हैं जैव विविधता की। कौन कौन से हैं? पहला है प्रजातीय जैव विविधता, और दूसरा है अनुवांशिकीय जैव विविधता, और फिर तीसरा है परितंत्रीय जैव विविधता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रजातीय जैव विविधता को, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सुनिए कि प्रजातीय जैव विविधता जो आकृतिक, शरीर, क्रियात्मक तथा अनुवांशिक लक्षणों द्वारा प्रतिबिंबित है। प्रजाति मतलब जिनकी आकृति, शरीर और जिनकी क्रियाकलाप में जो विविधता है वो प्रजातीय जैव विविधता हो गई, ठीक है। अगला है अनुवांशिकी, मतलब अनुवांशिकी जैव प्रजाति जो प्रजाति के भीतर अनुवांशिक या अन्य परिवर्तनों से युक्त होती है। मतलब जो शरीर, उनकी बनावट में अंतर ना हो, कि उनकी जो अंदर की गतिविधियां हैं उनमें अंतर हो, वो अनुवांशिक जैव विविधता है ना, जीन्स। परितंत्री जैव विविधता मतलब परितंत्री जैव विविधता जो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र जैसे झील, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, ज्वार, नद, मुख आदि द्वारा प्रतिबिंब होते हैं। जैसे कि परितंत्र मतलब कि हम जैसे पानी में नहीं रह सकती लेकिन मछली बाहर नहीं रह सकती, जैव जैव विविधता पारितंत्रीय जैव विविधता कहलाती है ना, कि अलग अलग प्राणी जो है अलग अलग पारितंत्र में रह सकते हैं, यही पारितंत्रीय जैव विविधता कहलाती है। अगला है कि हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं। तो सुनिए भैया, हॉटस्पॉट क्या है। ये मोबाइल वाला हॉटस्पॉट नहीं है ना। अब सुनिए, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहा जाता है। मतलब जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विविधता होती है जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, उसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उनमें संसाधनों की उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। भैया कोई भी पारितंत्र हो, चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसमें रहने वाले जीव जंतु अधिकतर पौधों पर ही निर्भर होते हैं। हम भी तो पौधों पर ही निर्भर हैं, याद रखना। सभी जीव जंतु पौधों पर ही निर्भर होते हैं। इवन जो मांसाहारी होते हैं वो इनडायरेक्टली वे में पौधों पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि वे जिन जीव जंतुओं को खाते हैं वो भी तो एक प्रकार से पौधे खाकर ही बड़े होते हैं ना। अगला है कि मानव जाति के लिए जंतुओं के महत्व का वर्णन संक्षिप्त करें। तो भैया हमारे लिए जंतु किस प्रकार से महत्वपूर्ण है तो वो हमें उसका वर्णन करना है। तो सुनिए कि जैव विविधता ने मानव जाति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब मानव जाति के विकास में अपना जो डेवलपमेंट हुआ है इंसानों का, ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें जैव विविधता ने संतुलन, वो विकास में योगदान दिया है। कैसे? जंतुओं के द्वारा ही पर्यावरण संतुलित रहता है। अच्छा, ये तो क्लियर है। हाँ, जंतु मानव जाति के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, जैसे पेड़ पौधों से कई प्रकार की लकड़ियाँ, उद्योग के लिए कच्चा माल और पर्यावरण के लिए संतुलन में भी योगदान मिलता है। पेड़ पौधे भूमि को अपरदन को रोकते हैं, है ना। जंतु एक दूसरे के आहार के रूप में काम में आता है, यानी खाने की। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता भी है। अलग अलग प्रकार की फसलें उगती हैं तभी तो हमें अलग अलग प्रकार का खाद्यान्न मिल पाता है ना। एक ही प्रकार की फसल उगती तो हम एक ही प्रकार का खाना खा सकते थे। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ या औषधि और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। खाद्य फसलें, पशु, मत्स्य, वन संसाधन और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध हुए हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं, एक ही प्रकार की जड़ी बूटी हुई तो हमारे पास एक ही रोग का इलाज होता। अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां हैं तो हमारे पास अलग अलग रोगों का उपचार है ना। तो जैव विविधता के कारण ही तो हो पाया, ठीक है। अगला है कि विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। तो सुनिए, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजातियां नहीं हैं। मतलब जहाँ वो प्रजातियां रह रही हैं एक्चुअली में वो वहाँ की है ही नहीं, ठीक है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं। लेकिन वो वो जहाँ रह रही हैं वो वहाँ बस गई, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जा सकता है। वो माइग्रेट होकर भी आ सकती हैं ना। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय का व्यापक नुकसान हुआ है। वहाँ के जो समुदाय में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों में
कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मच्छर, मंकी और पक्षियों को उनके सींग और सेंड व खालों के लिए निर्दयता पूर्वक शिकार किया जा रहा है। अब जी तो भैया शिकार की बात हो गई है ना। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए, है ना। अब जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ओवर हुई, अब है आपका 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आपका कि प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका को वर्णन करें। अब जो हमारी चारों तरफ की प्रकृति है, एनवायरमेंट है, उसको जैव विविधता बनाए रखता कैसे कैसे बना रखती है, हमको ये बताना है। तो सुनिए कि प्रकृति यानी नेचर को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। ये लाइन तो क्लियर है ना। पारितंत्र में यानी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती हैं, ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण ना तो विकसित हो सकती है और ना ही बनी रह सकती है। अब बिना कारण कभी भी कोई भी जो है वो विकसित नहीं हो सकती है ना। जैसे आज हम भी हैं, मानव जो है पहले बंदर था, आज मानव है, कैसे हो गया? उसने कैसे रहना चलना सीखा, पेड़ तोड़ना, दो पैरों पर चलना सीखा, ये किसी न किसी कारणवश ही हुए होंगे, याद रखना। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायता करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी जीव जंतु है वो पत्तियां देखो, जैसे कोई जीव जंतु जब मर जाता है तो वो जमीन में मिल जाता है, कैसे अपघटित होकर वो उसका सड़ जाता है, गल जाता है, तो जमीन में ही मिल जाता है। उन जमीन में ह्यूमस बन जाता है, तो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, उन पौधों को जीव जंतु ही खाते हैं। शाकाहारी खाएंगे, उनको मांसाहारी खाएगा, है ना, और फिर उनको सर्वाहारी खाता है, या फिर उस तरह से। अब वो जब मर जाते हैं तो वो वहीं के वहीं जो है वो सड़गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर से एक नए पौधे का जन्म होता है। तो ये चक्र कौन, जीव जंतु ही तो करते हैं, ये चक्र है ना पूरा। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। ऐसा देखो, पेड़ पौधे हैं, हम हैं, तो ये वायुमंडल को संतुलित करती है ना। हम जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जिससे किसी जो संतुलन बनाए रखे ना, किसी की मात्रा घटे, जितनी होना चाहिए उतनी ही मात्रा सबके पास है, ठीक है। ये पारितंत्रीय मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। मतलब उनको अगर नष्ट कर दिया गया तो जो पारितंत्र है, पर्यावरण है, वो भी किसी न किसी तरह से नष्ट हो सकता है। अधिक अनुवांशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह जैव विविधता वाले पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन क्या, कि जैव विविधता की ह्रास, है ना, यानी ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन, मतलब उसके जो है क्षति हो रही, नष्ट हो रहा है वो जैव विविधता, उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन करें, इसे रोकने की उपाय भी बताएं। तो भैया जैव विविधता किस कारणों से जो है ह्रास हो रहा, नष्ट हो रही, क्षति हो रही उसकी, वो हमें बताना है। तो पहला सुनिए कि कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए वनों का तेजी से ह्रास किया जा रहा है। कृषि भूमि को बढ़ाने के लिए क्या है, देश की जो विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो इनको खाने के लिए भी चाहिए। अब खाने के लिए चाहिए तो कृषि भी तो करनी पड़ेगी, उसके लिए जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और खेती की जमीनों में बदला जा रहा है उनको। वन भूमि के ह्रास के कारण वन्य जीवों के निवास स्थल का भी ह्रास। अब जीव जंतु कहाँ रहेंगे, उनके लिए भी तो जगह चाहिए, वो घर में तो रह नहीं सकते ना। शेर जैसे प्राणी के घर में रहकर वो उनको क्या, उनको तो ताजा जो है वही चाहिए, है ना, उनका जो वो खाते हैं चिकन वगैरह, ठीक है। कई क्षेत्रों में मनुष्य ने जंगली जानवरों को काफी मात्रा में शिकार किया है, जिससे इन क्षेत्रों में इन जंगली जानवरों की संख्या काफी कम हो गई है। ये भी तो एक तरीके से क्या है, जैव विविधता का नष्ट होना ही है। वर्तमान औद्योगिकरण में युग में उद्योगों से निकलने वाला रसायन युक्त प्रदूषित जल जब जलाशयों में मिल जाता है, तब उन जलाशयों के जीव जंतु या खत्म हो जाते हैं, है ना, या उनका जीवन खतरे में रहता है। इसे रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, है ना। अब उपाय क्या है सुनिए।
विश्व की बंजर भूमि में वनों को लगाना चाहिए। जितने भी दुनिया में बंजर भूमि डली है, इनमें क्या करना चाहिए? वनों को लगाना चाहिए। जहरीली गैसों से युक्त उद्योगों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जनसंख्या विहीन क्षेत्रों में उनकी स्थापना की जानी चाहिए। जैविक विविधता की संरक्षण से संबंधित एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिसको अमल में लाने के लिए सभी देशों को बाध्य करना चाहिए, है ना। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। और अब परियोजना कार्य है, ये आपको खुद करना है। वीडियो को लाइक और चले सब्सक्राइब तो भाई कोई करता ही नहीं है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी आप किस जगह से संबंधित हैं। कुछ ना बताएं तो कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।